दक्षिण गाजा में इजराइल का भीषण हमला देखने को मिला है। दक्षिण गाजा के अस्पताल शवों से भरे हुए हैं। आज रात भर इजरायली बम वर्षा की आशंका जाहिर की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने भी तेज कर दिए हैं इजराइल पर हमले। तेल अवीव में हमास की रॉकेट वर्षा जारी है। तेल अवीव में प्रशासन ने आपातकाल लगा दिया है। गाजा युद्ध का चक्र घूम गया है। गाजा युद्ध एटमी विनाश का रूप ले चुका है। इजराइल की धरती पर परमाणु विस्फोट हो सकता है, इस बात की संभावना बहुत बढ़ गई है। हमास ऑपरेशन जेरिको लॉन्च करने वाला है। इस ऑपरेशन के जरिए हमास इजराइल के एटमी भंडार को खत्म करने वाला है। पुतिन और रईसी से हमास को बैकअप भी मिल चुका है। यह सनसनीखेज जानकारी सैटेलाइट तस्वीर की वजह से सामने आई है। तो सवाल यही है कि आखिर हमास का ऑपरेशन जेरिको क्या है? इसके जरिए हमास कितनी बड़ी तबाही लाने की तैयारी कर चुका है? गाजा भस्म हो सकता है, इजराइल खत्म हो सकता है। विनाश की ऐसी आंधी आने वाली है जो कई देशों को शमशान बना देगी। महाविध्वंस का खतरा इसलिए बहुत बढ़ गया है क्योंकि गाजा युद्ध ने न्यूक्लियर टर्न ले लिया है। आने वाले वक्त में बहुत बड़ी परमाणु सुनामी आ सकती है। इस बात का सैटेलाइट सबूत आ गया है। इजराइल के खिलाफ हमास ने ऑपरेशन जेरिको लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। याह्या सिनवार किसी भी वक्त महाविनाश का आदेश जारी कर सकता है। हमास को ईरान के साथ साथ अब रूस का भी बैकअप मिल गया और इसी बैकअप की वजह से ही अब हमास ने जेरिको प्लान लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। गाजा में हमास के चीफ याह्या सिनवार ने इजराइल को पहले ही ये धमकी दे दी थी और सिनवार ने कहा था कि हमास का ट्रंप कार्ड अभी बाकी है। मतलब ये कि तबाही का असली अध्याय तो अब खुलने वाला है। सवाल यह है कि आखिर हमास ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे एटमी कयामत आ सकती है। उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमास का ऑपरेशन जेरिको क्या है। इन सवालों का जवाब तब मिला जब 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। इसी तस्वीर के सामने आने के बाद हमास के महाविनाशक प्लान का सनसनीखेज खुलासा हो गया। 7 अक्टूबर 2023। इस तारीख को हमास ने इजराइल के कई शहरों पर एक साथ हमला किया। इजराइल के अंदर हमास ने न सिर्फ बहुत बड़े रक्तपात को अंजाम दिया बल्कि 250 लोगों को बंधक बना लिया। लेकिन अब इस हमले को लेकर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के उस बेस को भी तबाह करने की कोशिश की जहां पर एटमी मिसाइलें इजराइल की तैनात हैं। हमास का प्लान इजराइल के शहरों को बर्बाद करने के साथ साथ उस जगह को बर्बाद करना था जहां जेरिको मिसाइल रखी थी। यही है हमास का ऑपरेशन जेरिको। यही है हमास का खतरनाक प्लान जिसका खुलासा इस सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। यह इजराइल के स्टोर्ड नीचा एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर है। नासा के कैमरे में यह तस्वीर 7 अक्टूबर को कैद हुई थी। यह स्टोर्ड नीचा एयरबेस की जली हुई जमीन है।
7 अक्टूबर को हमास के रॉकेट यहीं पर आकर गिरे थे। रॉकेट विस्फोट के बाद एयरबेस की जमीन जल गई थी। इस बात की गवाही ये सैटेलाइट तस्वीर दे रही है। अब एक सैटेलाइट तस्वीर के जरिए समझिए कि 7 अक्टूबर को स्टोड मीचा एयरबेस को हमास ने किस तरह से तबाह करने की कोशिश की। यह है स्टोड मीचा एयरबेस। यहां पर कई सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहीं पर जेरिको मिसाइल का बेस है। हमास 7 अक्टूबर को रॉकेट हमला कर इसी जेरिको मिसाइल के बेस को उड़ाना चाहता था। इसके लिए हमास ने कई रॉकेट दागे थे। तमाम रॉकेट को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ रॉकेट स्टोड मीचा एयरबेस को हिट करने में कामयाब रहे। हमास के रॉकेट जेरिको मिसाइल बेस तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके ही कई ब्लास्ट हुए जिससे जमीन जल गई। मतलब यह कि अगर हमास के रॉकेट जेरिको मिसाइल बेस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते, अगर जेरिको बेस पर धमाका हुआ होता तो इजराइल की एटमी मिसाइलें तबाह हो जाती और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा परमाणु जलजला आ जाता। 7 अक्टूबर को हमास ने सेंट्रल इजराइल में मौजूद जिस सेड्रोट मीचा एयरबेस पर हमले की कोशिश की, वो कोई आम एयरबेस नहीं है। असल में यहां पर इजराइल की न्यूक्लियर मिसाइलों का बेस है। इस बेस का नाम है जेरिको मिसाइल बेस। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां इजराइल ने जेरिको 2 और जेरिको 3 नाम की एटमी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, जिनकी तादाद 50 से ज्यादा आंकी गई है। हमास का प्लान इजराइल की इन्हीं परमाणु मिसाइलों को जलाने का है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इजराइल की जेरिको मिसाइलें कितनी घातक और खतरनाक हैं। सबसे पहले बात जेरिको 2 मिसाइल की करते हैं। इस मिसाइल की लंबाई 15 मीटर है, व्यास 1.35 मीटर है। ये 1000 किलो का बारूद लेकर जाने में सक्षम है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगता है, मतलब ये परमाणु धमाका करने वाली मिसाइल है। जेरिको 2 की बात करें तो जेरिको 2 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। जेरिको 3 मिसाइल इससे भी खतरनाक है। जेरिको 3 मिसाइल की लंबाई 16 मीटर है, व्यास 1.5 मीटर के करीब है। ये 1300 किलो का पेलोड ले जाकर बहुत बड़ी तबाही मचाती है। इससे भी एटमी वॉरहेड फिट होता है। इसकी रेंज 6500 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल 6500 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को एक झटके में तबाह कर देती है। यही वो मिसाइल है जिससे इजरायली सेना गाजा और ईरान पर हमला कर सकती है। यही वजह है कि हमास इसे खत्म करना चाहता है। जेरिको बेस पर हमास का हमला सफल नहीं हो पाया, वरना अनर्थ हो जाता। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि असल में ये स्टोड मीचा एयरबेस पर हमला नहीं था, बल्कि हमले की प्रैक्टिस थी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास हमले की प्रैक्टिस कर चुका था। आने वाले दिनों में हमास मीचा एयरबेस पर विध्वंसक हमला कर सकता है। हमास ने ऑपरेशन जेरिको के तहत हमले की रणनीति बना ली है। ईरान से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब सिर्फ पुतिन की हरी झंडी का इंतजार है। पुतिन जैसे ही ऑर्डर देंगे, हमास ऑपरेशन जेरिको लॉन्च कर देगा। अब यहां सवाल यह है कि आखिर हमास स्टोड मीचा एयरबेस पर हमला कैसे करेगा? वो किस हथियार से इजराइल के आयरन डोम को धोखा देगा? माना जा रहा है कि ईरान हमले के लिए हमास को एडवांस मिसाइल दे सकता है। ये वो मिसाइल होगी जिसे आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। हमास इसी मिसाइल से जेरिको बेस पर हमला करेगा और इसी के साथ इजराइल में एटमी विध्वंस हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या जेरिको बेस पर हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है या एटमी प्रलय की तारीख निकट आ चुकी है? ईरान के राष्ट्रपति रईसी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो इसी बात का संकेत दे रहा है। पुतिन और रईसी हमले से पहले कई देशों को साथ लाकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक अलायंस बना रहे हैं। 23 साल बाद क्यूबा के राष्ट्रपति ईरान पहुंचे। उन्होंने रईसी से मुलाकात की। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने एंटी अमेरिका गठबंधन बनाने का ऐलान किया है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी मॉस्को पहुंचने वाले हैं।
गुरुवार को मॉस्को में पुतिन और रईसी की मुलाकात होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते सऊदी अरब और यूएई पहुंचेंगे। सऊदी अरब और यूएई को साथ लाने की कवायद है। इसके बाद 14 दिसंबर को पुतिन बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि 14 दिसंबर को ही पुतिन हमास को हमले की हरी झंडी दे देंगे। इसके बाद हमास ईरानी मिसाइलों से इजरायल के जेरिको बेस को तबाह करने वाला ऑपरेशन शुरू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे अरब में विनाश का बहुत बड़ा बवंडर आ जाएगा। एक तरफ अमेरिका और इजरायल का एटॉमिक गुट होगा तो दूसरी तरफ रूस और ईरान की अगुवाई वाला एटॉमिक क्वाड। इन दोनों गुटों में ऐसी परमाणु जंग होगी कि दुनिया के कई देश खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खान यूनुस में अब भी जारी है बमबारी। खान यूनुस में कुछ देर पहले बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। रिहायशी इलाकों में भीषण बम वर्षा जारी है। 40 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचाए गए। सीज़फायर के बाद गाजा में तबाही का दूसरा दौर जारी है, लेकिन इस दफा इजराइल इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ युद्ध में उतरा है जिससे गाजा में अभी तक की सबसे बड़ी तबाही हुई है। उत्तरी गाजा में जितना विनाश हुआ उससे कहीं ज्यादा विनाश दक्षिणी गाजा में हुआ है। पिछले 24 घंटे में इतने हमले किए गए जिससे दक्षिणी गाजा थर्रा गया। इजराइल यहीं नहीं रुकने वाला। जब तक हमास कमांडर सिनवार का खात्मा नहीं कर देता तब तक ऐसे ही दक्षिणी गाजा रक्त रंजित होता रहेगा। चीख पुकार मचती रहेगी क्योंकि नेतन्याहू ने गाजा के संपूर्ण विनाश से इंतकाम का ऐलान कर दिया है। सीज़फायर खत्म क्या हुआ, इजराइल पूरी तरह बेकाबू हो उठा। गाजा पट्टी से ऐसी विध्वंसकारी तस्वीरें पहले कभी नहीं आई। सात अक्टूबर के बाद यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। और इस बार निशाने पर है पूरा दक्षिणी गाजा। यहां उत्तरी गाजा से भी ज्यादा कहर बरपाने पर आमादा है इजराइल। ये दक्षिण गाजा के खान यूनुस से आई तस्वीरें हैं। रात के अंधेरे में खान यूनुस पर बम गिराए गए, मिसाइलें दागी गईं और रॉकेट बरसाए गए। जिस जगह से तेज आवाज के साथ रोशनी दिख रही है उस जगह गाजा शरणार्थियों का कैंप है, जहां सोते हुए लोगों पर बम गिराए गए। आईडीएफ का दावा है कि वो उन इलाकों पर हमले कर रहा है जहां उससे शक है कि हमास लड़ाके छिपे हुए हैं। ये खान यूनुस से आए दूसरे हमले का वीडियो है जिसमें हमास के कमांड सेंटर पर रॉकेट गिराए गए। इजराइल ने दावा किया है कि इस हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। रिहायशी इलाकों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया।
इसके लिए रात के अंधेरे में पहले फ्लेयर दागे जिससे टारगेट ढूंढे जा सके, फिर लोकेशन ट्रेस करके सटीक निशाने लगाएंगे। ये पूर्व खान यूनिस से आई तस्वीरें हैं। चौबीस घंटे से ज्यादा वक्त से दक्षिणी गाजा पर हमले किए जा रहे हैं। रात दिन तबाही का सबसे खौफनाक अध्याय इजराइल लिख रहा है। ये दिन के वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे एक के बाद एक इमारतों पर हमले किए गए। तेज आवाज, कई फीट ऊंची आग की लपटें और धुएं का गुबार अब यही गाजा का मुकद्दर बन चुका है। हमले से कुछ देर पहले नेतन्याहू ने वॉर रूम में कैबिनेट मीटिंग बुलाई और जहां पर इतनी बड़ी तबाही को ग्रीन सिग्नल दिया गया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि नॉर्थ गाजा से ज्यादा विध्वंसक होंगे दक्षिण गाजा के हमले। इजराइल जिसे ऑपरेशन कह रहा है दरअसल वो तबाही का जलजला है, मौत का तांडव है, गाजा के संपूर्ण अंत का आरंभ है, क्योंकि 24 घंटे से दहलता दक्षिण गाजा अभी और थर्राएगा। हमले अभी रुके नहीं हैं। एक तरफ मौत आसमान से बरस रही है, दूसरी तरफ टैंक दक्षिणी गाजा में घुस गए हैं। एक पूरा पैटर्न है, पहले एयर स्ट्राइक से रास्ता साफ किया जाता है, फिर टैंक आगे जाकर गोले दागते हैं, यानी आसमान और जमीन दोनों तरफ से विनाशक घेराबंदी की गई है। हालात बेहद भयावह हैं, जबकि इजराइल के मंसूबे इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। गाजा में इससे भी बड़े विनाश की आशंका है, क्योंकि इजराइल ने WHO को दक्षिण गाजा छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। रेड क्रॉस के सदस्यों से कह दिया है पूर्वी खान यूनिस से तुरंत राफा की तरफ चले जाएं। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाले हाईवे पर IDF ने कब्जा कर लिया है। पूरा हाईवे इजराइल ने बैटल जोन बना दिया है, जबकि अब तक ये सेफ जोन था। ये उसी हाईवे सलाह अल दीन की तस्वीरें हैं, जिसे अभी तक गाजा की लाइफलाइन कहा जाता था। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक पलायन का सबसे सेफ रास्ता यही था, लेकिन अब यही मौत का हाईवे बन चुका है। हाईवे पर टैंक घूम रहे हैं, जगह जगह शव पड़े हुए हैं, जैसे तैसे लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लोग उत्तरी और सेंट्रल गाजा से घर जमीन छोड़कर राफा की तरफ जा रहे हैं। गाजा के भीतर अभी तक का सबसे बड़ा पलायन कहा जा रहा है। इजराइल जो कर रहा है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो गाजा की 23 लाख आबादी को राफा बॉर्डर के आसपास सिमटाकर बाकी गाजा पर अपना कब्जा कर लेगा। इसीलिए उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में इतनी जबरदस्त बमबारी की जा रही है, जिससे लोग दहल जाएं। बाकी का काम उसके गरजते टैंक कर रहे हैं। इंतकाम की आग में झुलसते नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग के बाद दक्षिण गाजा पर ताबड़तोड़ हमले का फरमान जारी कर दिया है, जिसकी वजह से दक्षिण गाजा पर युद्ध के 60 दिन में सबसे बड़ा हमला हो गया। हमला इतना विनाशक था कि 30 मिनट में 100 स्ट्राइक की गई और 15 मिनट में 57 एयर स्ट्राइक। हिसाब लगाया जाए तो हर मिनट 5 हमले दक्षिणी गाजा पर होते रहे, जिसमें 200 बड़ी इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। पिछले 60 दिन में मरने वालों की संख्या 15,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें 10,000 सिविलियन और 5,000 हमास लड़ाकों को मारने का दावा IDF ने किया है। हालात इतने खौफनाक है कि 7 अक्टूबर से पहले उत्तरी गाजा में करीब 12 लाख लोग थे और दक्षिणी गाजा में करीब 11 लाख, लेकिन उत्तरी गाजा में हमलों के डर से अधिकतर लोग दक्षिणी गाजा पहुंच गए, जहां अब करीब 22 लाख लोगों की भीड़ हो चुकी है, जबकि अब दक्षिणी गाजा पर भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं।
आईडीएफ ने लोगों को दक्षिण गाजा छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में लोग वहां से राफा की तरफ भाग रहे हैं। खासतौर से खान यूनुस शहर में सबसे ज्यादा भगदड़ मची है। यानी इजराइल ये ठान चुका है जब तक एक भी हमास लड़ाका बाकी है तब तक वो इसी तरह से गाजा को दहलाता रहेगा। उत्तरी गाजा में जैसे जबालिया शरणार्थी कैंप को उसने तबाह कर दिया, उसी तरह वो खान यूनुस में उन तमाम इमारतों को जमींदोज कर रहा है जहां हमास लड़ाके छुपे हैं। 'न सिर्फ बड़ी इमारतें बल्कि रिहायशी इलाके और रिफ्यूजी कैंपों में आईडीएफ कमांडो घुस रहे हैं। चौबीस घंटे में इजराइल ने सबसे ज्यादा स्ट्राइक खान यूनुस पर ही की है। इसके पीछे की वजह समझिए। आईडीएफ का दक्षिणी गाजा में खान यूनुस टारगेट नंबर 1 है। आईडीएफ का दावा है कि खान यूनुस में हमास कमांडर याह्या सिनवार छिपा हुआ है। यहीं से वो हमास लड़ाकों को ऑपरेट कर रहा है। इसलिए आईडीएफ ने खान यूनुस को घेर लिया है। वहां के लोगों को राफा की तरफ जाने के लिए सेफ पैसेज दिया है। हालांकि इस दौरान भी हमले नहीं रुके हैं। इन हमलों में हमास लीडर निजार अब्दुल्लाह मारा गया। नासर हमास के डिप्टी हेड याह्या सिनवार का राइट हैंड था। खान यूनुस में इजराइल ने पिछले 72 घंटे में 871 स्ट्राइक की है। पिछले एक हफ्ते में यहां 400 टारगेट ध्वस्त कर दिए, जिनमें से हमास का सर्विलांस सेंटर भी तहस नहस कर दिया, जिस पर मिसाइल से हमला किया गया था। इसके अलावा ग्राउंड अटैक के लिए टैंक बटालियन ने पूरे खान यूनुस को घेर लिया है। इस दौरान पर्चे बांटकर लोगों को राफा की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। जिसके लिए कुछ घंटों की मोहलत दी गई है। इसके बाद दक्षिणी गाजा में इतनी जबरदस्त बमबारी की जाएगी जिससे न सिर्फ वहां मौजूद हमास के सारे ठिकाने तबाह किए जाएंगे, बल्कि साथ ही हर एक हमास लड़ाके को मारकर दक्षिणी गाजा से उसका नामो निशान मिटाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। दक्षिणी लेबनान से आ रही है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बम वर्षा जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम वर्षा की जा रही है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो तबाह हो गए हैं। बीती रात आईडीएफ पर हुए हमले का बदला लिया गया। 58 दिनों से गाजा में रण जारी है हमास और इजरायली सेना के बीच। लिहाजा इस बात से हर कोई हैरान है कि हमास जैसे संगठन के आगे इजराइल कैसे कमजोर पड़ रहा है। क्यों अब तक आईडीएफ का गाजा पर कब्जा नहीं हो पा रहा है, तो जानते हैं। इसकी वजह है गाजा में मौजूद सैकड़ों सुरंगें, जो हमास की सबसे बड़ी पनाहगाह हैं, जिसे दुनिया गाजा मेट्रो के नाम से भी जानती है। मगर अब गाजा मेट्रो पर जल प्रहार होगा। समंदर से निकाल कर सैलाब सुरंगों को तबाह कर देगा। आखिर कैसे हमास कवच को संपूर्ण संहार करेंगे नेतन्याहू, और कैसे गाजा मेट्रो की तबाही के साथ ही लाखों लोग की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। हमास की सबसे बड़ी पनाहगाह, हमास का सबसे सुरक्षित ठिकाना अब तबाह होने वाला है। गाजा के कोने कोने में फैले हमास के टनल नेटवर्क का संहार होने वाला है, वो भी किसी मिसाइल या फिर विनाशक बम से नहीं, बल्कि समंदर के पानी से। अगर इजराइल को गाजा फतह करना है, गाजा पर आईडीएफ का दबदबा बढ़ाना है, तो इसके लिए गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटाना होगा।
और इसके साथ साथ गाजा के कोने कोने में मौजूद हमास की सुरंगों को, टनल्स नेटवर्क को नेस्त नाबूद करना होगा। As of now, we have neutralized dozens of terrorist tunnels, and we are determined to complete this mission, with or without a ceasefire. आईडीएफ पूरी ताकत के साथ हमास की सुरंगों के मकड़ जाल को ध्वस्त करने में जुटी है। बावजूद इसके बीते 58 दिनों की जंग में इजरायली सेना नाकामयाब रही। लिहाजा अब नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन टनल फ्लड का आगाज किया है और जानते हैं इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा। मसलन गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों में पानी भरा जाएगा, पंप के जरिए सुरंगों में समंदर का पानी छोड़ा जाएगा। हर घंटे हजारों क्यूबिक मीटर पानी छोड़ने की तैयारी शुरू। दरअसल गाजा के पश्चिमी छोर पर भूमध्य सागर है। ऐसे में मेडिटेरेनियन सी का खारा पानी सुरंगों में पाइप के जरिए छोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है, ताकि सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके बाढ़ की चपेट में आ जाएं। टनल्स में पानी भरने से उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए और टनल्स फ्लड के चलते हमास के लड़ाके भी मौत मारे जाएं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावे कर रही है कि इस बार इजरायली सेना की तैयारी पुख्ता है। इस बार नेतन्याहू टनल्स को तबाह करने के लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मगर इजराइल अपने मिशन में कामयाब हो, उससे पहले तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। दरअसल अमेरिका नेतन्याहू के ऑपरेशन टनल फ्लड को लेकर तैयार नहीं है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। समंदर के खारे पानी से गाजा का अंडरग्राउंड वाटर प्रदूषित होगा। गाजा में पीने के पानी की सप्लाई पर भी काफी असर पड़ेगा। इसके अलावा टनल में करीब 150 बंधक होने की खबरें हैं। ऐसे में सुरंगों में पानी भरा तो बंधकों के भी मारे जाने की आशंका है। बस यही वो वजह है जिसके चलते इजराइल का ऑपरेशन टनल फ्लड बीच में ही अटका हुआ है। जबकि हमास की सुरंगों को समंदर के पानी से जलमग्न करने के लिए, गाजा में फैले टनल्स नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इजराइल ने 18 साल बाद आईडीएफ की काफिर 900 बटालियन तक को गाजा में उतार दिया था। आपको बता दें कि साल 2005 में आईडीएफ के काफिर 900 बटालियन के कमांडो ही गाजा में दाखिल हुए थे और हमास की चौतरफा घेराबंदी की थी। उस वक्त काफिर 900 बटालियन के टारगेट पर हमास की सुरंगें थी। दावा किया जाता है कि काफिर 900 ने ही हमास के टनल्स नेटवर्क का पता लगाया था, जिसे गाजा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। आईडीएफ का दावा है कि साल 2005 में गाजा हमास के नियंत्रण में आया। उससे पहले ही हमास ने गाजा मेट्रो यानी सुरंग के मकड़ जाल को बनाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, आमतौर पर सुरंगें जमीन की सतह से करीब 30 मीटर गहरी है, मगर गाजा मेट्रो की कुछ सुरंगें तो 70 मीटर से ज्यादा गहरी है। बमबारी से बचाने के लिए टनल को कंक्रीट से बनाया गया है। सुरंगों में बिजली और पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई। ऐसे में अगर इजराइल हमास की सुरंगों में समंदर का पानी छोड़ता है तो फिर गाजा मेट्रो जल समाधि ले सकती है। और जानते हैं इसका असर हमास के लड़ाकों के अलावा गाजा में रहने वाली तमाम आबादी पर पड़ता है। आखिर क्यों, ये भी आपको बताते हैं। हमास के अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को इजराइल गाजा मेट्रो कहता है, जो कि पूरे गाजा में फैला है। इजराइल का दावा है कि हमास ने अपने मेट्रो नेटवर्क के एंट्री पॉइंट अस्पताल, मस्जिद और स्कूल की निचली मंजिल पर बना रखे हैं। गाजा के अंदर मौजूद सुरंगें सतह से करीब 30 मीटर यानी 100 फीट नीचे बनाई गई हैं। और जानते हैं, ये सुरंगें पूरे गाजा में करीब 500 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई हैं। अब आपको बता दें कि हमास की गाजा मेट्रो यानी सुरंग नेटवर्क में क्या क्या मौजूद है।
जैसे ही आप इन सुरंगों में दाखिल होंगे, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी रूम दिखाई पड़ेगा, जिसमें हमास के दर्जनों लड़ाके मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, गाजा मेट्रो में हमास ने सैन्य हेडक्वार्टर और वेयर हाउस यानी हथियार डिपो भी बनाकर रखा है। इसके अलावा गाजा मेट्रो में कंट्रोल रूम और कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाया गया है। इसके अलावा वॉर रूम और लॉकर रूम भी गाजा मेट्रो में मौजूद है। आपको बता दें कि साल 2006 में इजरायली सेना ने गाजा की घेराबंदी की और गाजा से लोगों की आवाजाही बंद करने के साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई सामानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बस फिर क्या था, हमास का सुरंग नेटवर्क खाने पीने और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सामान की तस्करी का अड्डा भी बन गया। गाजा मेट्रो के एक हिस्से में जमीन से कई फीट नीचे सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मार्केट तैयार किया गया, जहां ड्राई फ्रूट, पास्ता, बेबी फूड प्रोडक्ट्स के अलावा शेविंग ब्लेड और सीमेंट जैसे सामान धड़ल्ले से बिकने लगे। यानी इजराइल ने जिन सामानों पर प्रतिबंध लगाया, वो दुनिया के बाकी देशों से तस्करी के जरिए सुरंगों में पहुंचते और फिर गाजा मेट्रो में बेचे जाते। गाजा के लोग यहीं से इन सामानों को खरीदते थे। दरअसल साल 2005 में हमास का गाजा पर कंट्रोल हुआ, फिर चुनाव हुए जिसमें हमास की जीत हुई, लेकिन मंत्रिमंडल में पीए के लोग भी शामिल हुए। मगर साल 2006 तक हमास का पूरा दबदबा हो गया। बस फिर क्या, इजराइल ने गाजा पर धावा बोल दिया, घेराबंदी कर ली, तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए। उस दौरान गाजा मेट्रो ही वहां के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। ऐसे में अगर इजराइल ऑपरेशन टनल फ्लड के चलते गाजा मेट्रो तबाह होता है, तो फिर हमास का दी एंड तो होगा ही। गाजा मेट्रो के तबाह होने से गाजा के लाखों लोग भी बुनियादी जरूरतों के चलते भूखे मरने पर मजबूर हो जाएंगे। बस नेतन्याहू का यही प्लान है, ताकि हमास के साथ साथ गाजा के लाखों लोग क्राइसिस के चलते पलायन कर जाएं और फिर गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाए। अब यह देखना होगा कि नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पक्ष। गाजा युद्ध के बीच लाल सागर भी धधक रहा है। समंदर में हूती अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों पर हमले कर रहा है। हमले के लिए हूती जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, वो उसे ईरान से मिली है, जिन्हें अमेरिकी युद्धपोतों के लिए ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में अब अमेरिका ने समंदर में एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद यमन से लेकर ईरान तक खलबली मच गई है। ईरान ने जहां एंटी अमेरिका गठबंधन बनाने का ऐलान किया है, वहीं हूती ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये हमले और तेज होंगे। अरब देशों के बीच मौजूद ये ब्लू जोन धधक रहा है। रेड सी से बारूदी जलजला उठ रहा है। लाल सागर से ऐसी ज्वाला निकल रही है जो विश्व युद्ध का रूप अख्तियार कर सकती है। इसके सेंटर में है अमेरिका, ईरान और ईरानी प्रॉक्सी संगठन हूती। किसी की भी एक छोटी सी गलती ब्लू जोन को जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बना सकती है। दरअसल ईरान समर्थित हूती संगठन लाल सागर में सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हूती के लड़ाके लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका ने हूती के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका का यह फैसला लाल सागर में सबसे भीषण जंग छेड़ सकता है।
हूती के कहर को देखते हुए अमेरिका रेड सी में नेवल टास्क फोर्स का गठन करने की तैयारी कर रहा है, जिसका ऐलान खुद व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया है। इस टास्क फोर्स का काम सहयोगी देशों के जहाजों को सुरक्षा देना होगा। अमेरिका अपने सहयोगी देशों से बात करने के बाद नेवल टास्क फोर्स पर भी काम शुरू कर देगा। ये नेवल टास्क फोर्स जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी, चारों तरफ से जहाजों को सुरक्षा देगी। जहाज पर हमला हुआ तो तुरंत पलटवार होगा। रेड में टास्क फोर्स बनने का मतलब सुलगते बारूद को हवा देने जैसा है, जिससे आने वाले दिनों में रेड सी में जंग की आग और ज्यादा भड़कने वाली है, क्योंकि हूती को रोकने के बहाने अमेरिका ईरान की घेराबंदी की तैयारी में है। जिसका सिग्नल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवन के एक बयान से भी मिलता है। जेक सलीवन ने अपने बयान में कहा है, यहां हथियारों की आपूर्ति ईरान कर रहा है। हमारा मानना है कि ईरान इसके लिए जिम्मेदार है। जिन 3 जहाजों पर हमला किया गया वो ईरान प्रायोजित था। दरअसल 4 अक्टूबर के दिन हूती ने अमेरिकी युद्धपोत और व्यावसायिक जहाजों पर हमला किया था। अमेरिका का दावा है कि अटैक के लिए जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया वो हूती को ईरान से मिली थी और हूती ने इन मिसाइलों को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से बचाने के लिए खास तौर से अपग्रेड किया था। ऐसे में साफ है कि अमेरिका टास्क फोर्स का गठन कर जहां हूती के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाला है, वहीं इसे ईरान के खिलाफ भी अमेरिका की बड़ी चाल माना जा रहा है। दरअसल इस कदम के जरिए अमेरिका हूती को ईरान की तरफ से होने वाली हथियारों की सप्लाई काटना चाहता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज का दावा है कि हूती के पास बड़ी संख्या में एंटी शिप मिसाइलें मौजूद हैं। हूती को ये मिसाइलें ईरान से मिली हैं। ईरान से हूती को 6 अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें मिली हैं, जबकि हूती के पास 3 तरह की क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं। नेवल टास्क फोर्स बनने से जहां अमेरिका सहयोगी देशों के जहाजों की सुरक्षा कर सकेगा, वहीं ईरान से हूती को सप्लाई होने वाली मिसाइल और दूसरे हथियारों की खेप पर लगाम लग सकेगी। कैसे, वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रेड सी के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। लाल सागर से रोजाना 6.2 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। दुनिया भर के समंदर से गुजरने वाले तेल का ये 9% है। 3.6 मिलियन बैरल तेल रोजाना यूरोप की तरफ जाता है, जबकि 2.6 बैरल सिंगापुर, चीन और भारत आता है। रेड सी से रोजाना 57 जहाज गुजरते हैं। साफ है, ये समंदर का इलाका व्यावसायिक रूप से बेहद अहम है, जिसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने नेवल टास्क फोर्स बनाने और हूती को जड़ से मिटाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका के इस कदम को देखते हुए ईरान और हूती भी एक्शन में आ गए हैं। ईरान ने एंटी अमेरिका गठबंधन बनाने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ हूती ने रेड सी में हमले तेज करने की बात कही है। ईरान और हूती के कदम से साफ है कि वो जल्द अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकते हैं। अमेरिका को डर है कि हूती उसके दोस्त सऊदी अरब को टारगेट कर सकता है। ऐसे में उसने सऊदी अरब के डिफेंस की भी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने सऊदी अरब को मोर्टार डिफेंस सिस्टम देने का फैसला लिया है। इसे लेकर अमेरिका और सऊदी के बीच $500 मिलियन की डील हुई है। इसके साथ ही अमेरिका सऊदी के RE-3A टैक्टिकल एयरबॉर्न सर्विलांस सिस्टम एयरक्राफ्ट को भी अपग्रेड करेगा। अमेरिका के लिए एक तरफ लाल सागर में टेंशन बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर सीरिया और इराक के मोर्चे पर अमेरिका घेरता जा रहा है। ये वीडियो इराक का है, जहां चलते हुए टैंकर से रॉकेट दागे गए। इन रॉकेट्स का निशाना सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस था।
साफ है, अमेरिका जहां आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है, वहीं अरब में ईरान और उसके प्रॉक्सी ने अमेरिका की घेराबंदी तेज कर दी है, जिसका एपिसेंटर है रेड सी, जिससे निकला बारूद दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गुरिल्ला युद्ध नीति से हमला तो आपने भी सुना होगा, मगर बीते कुछ दिनों से इजरायली सेना पर बुल हॉर्न युद्ध नीति से प्रहार हो रहा है, वो भी लेबनान बॉर्डर की तरफ से। और जानते हैं इस हमले को कौन अंजाम दे रहा है? हमास का नया संगठन, जिसकी नींव लेबनान में रखी गई, और हमास के इस नए संगठन में सैकड़ों लड़ाकों को शामिल किया गया। आखिर कैसे हिजबुल्लाह के साथ हमास का नया गुट IDF पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है? आखिर क्या है बुल हॉर्न युद्ध नीति जिसके खौफ में है IDF? ये आप खुद भी देखिए। इजरायली सेना की जंग सिर्फ गाजा में मौजूद हमास के लड़ाकों से ही नहीं, बल्कि हमास के सहयोगी संगठनों से भी है, जिनमें शामिल हैं लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन और यमन के हूती लड़ाके। लेबनान, यमन और सीरिया वाले फ्रंट से ईरानी प्रॉक्सी संगठन IDF पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हालांकि ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का पलटवार इजरायल भी कर रहा है, मगर इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि हमास का एक और संगठन इजरायल के खिलाफ खड़ा हो चुका है। और जानते हैं हमास के उस संगठन का नाम क्या है? तालिह तवाफन अल-अक्सा। जी हां, अब तक गाजा में मौजूद हमास के लड़ाके IDF के लिए मुसीबत बने हुए थे। इसी बीच हमास के नए संगठन का खड़ा होना, उसके लड़ाकों का तैयार होना इजरायल के लिए खतरे की घंटी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन गाजा के बाद हमास ने लेबनान में लड़ाकों का संगठन तैयार किया। तालिह तवाफन अल-अक्सा संगठन में लड़ाकों को शामिल किया। नए संगठन में लेबनान में मौजूद फिलिस्तीन मूल के शरणार्थी शामिल। लेबनान में तालिह तवाफन अल-अक्सा गुट का बेस भी बना हुआ है। इस संगठन के लड़ाकों को हिजबुल्लाह के कमांडर ट्रेनिंग दे रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हमास ने लेबनान में जो संगठन तैयार किया है, उसके लड़ाके हिजबुल्लाह के साथ मिलकर बुल हॉर्न फॉर्मेशन से IDF पर हमला कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि बुल हॉर्न युद्ध नीति क्या है? तो आपको बता दें कि लेबनान सीरिया बॉर्डर के बीच माउंट हरमन पहाड़ मौजूद है। माउंट हरमन से इजरायली बॉर्डर महज 300 किलोमीटर दूर है। हिजबुल्लाह के लड़ाके माउंट हरमन की चोटी पर मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं अल-अक्सा गुट के लड़ाके पहाड़ों की ढलान पर तैनात हैं। पहाड़ों के दोनों तरफ किसी बुल के सींग के आकार की तरह हमास के तालिह तवाफन अल-अक्सा के लड़ाके हमला कर रहे हैं। इन हमलों के चलते जैसे ही इजरायली सेना में अफरा तफरी मच रही है, हिजबुल्लाह के लड़ाके पहाड़ की चोटियों से धावा बोल दे रहे हैं। गाजा में बहुत बड़ा संघार हो रहा है और इसी के साथ इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन तेज कर दिया है। वेस्ट बैंक में न सिर्फ भीषण गोलीबारी हो रही है, बल्कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। IDF के हमले में वेस्ट बैंक के 3 शहर जल रहे हैं। यहां बहुत बड़ा रक्तपात हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर इजराइल वेस्ट बैंक को खत्म करने पर क्यों आमादा हो गया है? क्या नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहते हैं? गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी बारूदी कदर मचा हुआ है। गाजा के साथ साथ IDF वेस्ट बैंक से भी हमास को साफ कर रही है।
वेस्ट बैंक में हमास के टारगेट पर 3 इलाके हैं, जेनिन, नबलुस और रामल्ला। इन तीनों शहरों पर बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही है। वेस्ट बैंक में इजराइल का खूनी ऑपरेशन रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यहां न सिर्फ आईडीएफ के हमले बढ़ गए हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इजरायली सेना बारूदी हमले से जेनिन, नबलुस और रामल्लाह को किस तरह समतल करती जा रही है, इसे वीडियो वॉर रिपोर्ट के जरिए समझिए। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स ने भीषण हमला किया। हमले में 5 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। जेनिन में आईडीएफ और हमास के लड़ाकों में आमने सामने की भीषण जंग हो रही है। जेनिन में ही इजरायली सेना ने बुलडोजर से कई इमारतों को तहस नहस कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि हमास के लड़ाके एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जेनिन में आईडीएफ एम्बुलेंस की भी तलाशी ले रही है। रामल्ला में भी इजराइल के हमले तेज हैं। यहां भी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। रामल्ला और नबलुस में आईडीएफ ने 24 घंटे में 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। बैथलहम में फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल के सैन्य वाहन पर बारूदी हमला किया। वेस्ट बैंक में इसी तरह से खतरनाक जंग चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू की सेना वेस्ट बैंक पे इतना बड़ा रक्तपात क्यों कर रही है? इसके पीछे उसका मकसद और प्लान क्या है? दरअसल इजराइल को डर है कि जेनिन, रामल्ला और नबलुस की मदद से हमास को फिर नई ताकत मिल सकती है। इसीलिए वो यहां से भी हमास और उसके समर्थकों का सफाया कर रही है। इजरायली सेना वेस्ट बैंक को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की तैयारी में है, ताकि अगर भविष्य में फिलिस्तीन से कोई बात हो तो वो सिर्फ पश्चिमी हिस्से के गाजा के लिए ही हो। यही वो कारण है जिसके चलते वेस्ट बैंक में इजराइल खूनी ऑपरेशन चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 7 अक्टूबर के हमले को लेकर इजराइल के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सवाल सरकारी मशीनरी पर उठ रहा है, आखिर कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? जाहिर है लपेटे में नेतन्याहू आ रहे हैं। इससे बचने के लिए नेतन्याहू ने बड़ी होशियारी से 2 ऐसे काम किए हैं जिससे वो अपने पर उठते सवालों से बचने की कोशिश में है। अपने खिलाफ पनपते आक्रोश को दबाने के लिए नेतन्याहू ने 2 बड़े दांव खेले। एक तरफ फुटेज डिलीट, दूसरी तरफ रब्बी धर्मगुरु की आर्मी चीफ के तौर पर वापसी। यानी जिन तस्वीरों को देखकर हर इजरायली गुस्से से भर जाता था, उन तस्वीरों को ही गायब कर दिया और एक ऐसे रब्बी धर्मगुरु की आर्मी चीफ के तौर पर वापसी कराई है जिसका नाता एक बड़े विवाद से रहा है। आखिर ऐसा नेतन्याहू ने क्यों किया? इसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल नेतन्याहू नहीं चाहते कि हमास के खूंखार हमले पर जवाब मांगा जाए, इसलिए जवाबदेही दबाने के लिए ऐसा किया। ना इजराइल के लोग 7 अक्टूबर की तस्वीर देखेंगे और ना ही नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश पैदा होगा। इसके अलावा रब्बी धर्मगुरु को आईडीएफ की धार्मिक विंग का चीफ बनाया गया है। इससे रब्बी धर्मगुरुओं को खुश करने की कोशिश है, जबकि रब्बी धर्मगुरु इयाल करीम का नाम एक बड़े विवाद से जुड़ चुका है, जिसमें उन्होंने आईडीएफ सैनिकों को जंग के दौरान एक बेहद घिनौना काम करने के लिए उकसाया था। हालांकि ये मामला कई साल पुराना है। इसके लिए साल 2016 में इयाल करीम ने कोर्ट में लिखित में माफी भी मांगी थी, लेकिन इस दौरान 150 रब्बी धर्मगुरुओं ने उनके समर्थन में चिट्ठी लिखी थी।
दरअसल नेतन्याहू नहीं चाहते कि 7 अक्टूबर की जांच जब हो तो उन पर उंगली उठे कि हमास इतना बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हो गया। इसलिए वो रब्बी धर्मगुरु को आईडीएफ की धार्मिक विंग का पद देकर मामले को शांत कराना चाहते हैं, क्योंकि रब्बी का समर्थन मिलने से नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश रुक सकता है। रब्बी यहूदियों के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं। आईडीएफ में मिलिट्री चीफ के अलावा धार्मिक विंग के चीफ का भी पद होता है, जिसकी कमान नेतन्याहू ने याल करीम को सौंपी है। याल करीम कर्नल से ब्रिगेडियर जनरल बनाए गए हैं। आईडीएफ चीफ सैनिकों पर कंट्रोल रख सकता है। इसके अलावा इजरायली लोगों को उपदेश भी देते रहते हैं। यानी नेतन्याहू ने एक तरफ देश की जनता को कंट्रोल करने के लिए दोहरा प्लान बनाया, जिसमें मिलिट्री राज का डर भी है, तो दूसरी तरफ धर्मगुरु के उपदेशों से अपने समर्थन में माहौल तैयार कराना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।